हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के यूनिट 3 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1909 से संबंधित। इसमें प्रश्न बनता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे। यह क्वेश्चन आ सकता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले सचिव थे, अतः इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अधिनियम पारित होने के कारण, पहला कारण है जो 1892 में जो अधिनियम आया था उसके प्रति लोगों में असंतोष था, उग्रवादी आंदोलनों का प्रभाव था, क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या, नासिक के कलेक्टर की गोली मार दी गई इत्यादि कारण के अधिनियम पारित होने के प्रमुख कारण थे। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग, इंग्लैंड में उदारवादी दल की विजय और लॉर्ड कर्जन की असंतोषकारी नीतियां, जिसने 1909 के अधिनियम को पारित होने के लिए मजबूर किया। इस नियम की प्रमुख धाराएं क्या थी देखते हैं। सर्वोच्च विधान परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका रहेगी। इसमें सदस्य 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, प्रस्ताव रखने, पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति प्रारंभ हुई। इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हुई। प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य संख्या में वृद्धि, यह प्रमुख प्रावधान थे। नेक्स्ट, इस अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस अधिनियम द्वारा सभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा प्रथम बार भारतीयों को प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। भारतीयों के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे। पहले हम मूल्यांकन में कुछ गुण लिखेंगे और फिर इनके दोष लिखेंगे। पहला, मतदाताओं की संख्या को नहीं बढ़ाया गया। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने से सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ। अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अनेक नियम एवं विनियम के द्वारा सीमित कर दिया गया और अनेक राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इसका मूल्यांकन हुआ। तरह से मूल्यांकन प्रमुख धारा पारित होने के कारण तो हम लिखेंगे। नेक्स्ट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। देखते हैं 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसे कि हम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। उस समय मांटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के कारण देखते हैं क्या क्या थे। जो मार्ले मिंटो अधिनियम था 1909, उसके प्रति लोगों में संतोष था क्योंकि भारतीयों ने जो स्वशासन की मांग रखी थी उसको खारिज कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की युद्ध के बाद मांगे पूर्ण न करना, जैसे स्वराज की स्वशासन की प्राप्ति, ये सभी मांगे पूरी नहीं हुई और हिंदू मुस्लिम आपसी में सहयोग में वृद्धि हुई, जिससे यह एकजुट होकर उनके खिलाफ युद्ध में खड़े हुए, नियम पारित करने के लिए मजबूर हुए। अतः भारतीयों को इस अधिनियम के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र बंगाल में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियां, रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाना, ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियां थी जिसने अधिनियम को पारित करने के लिए मजबूर किया। उदारवादी उग्रवादियों के समझौते से सशक्त कांग्रेस का निर्माण हुआ
और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 का लखनऊ समझौता से सरकार पर स्वशासन हेतु दबाव हुआ। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं। प्रस्तावना, अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का उसमें बताया गया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, यह बात इस प्रस्तावना में थी। और प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिक से अधिक समावेशित किया जाएगा। ये प्रमुख धाराएं थी, प्रस्तावना थी अधिनियम की। गृह सरकार से संबंधित कुछ प्रावधान थी, जैसे कि भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से देना तय हुआ और भारतीयों की शिक्षा हेतु भारतीय हाई कमिश्नर पद सृजित हुआ। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विषयों का विभाजन हुआ। केंद्रीय महत्व के विषय से सुरक्षा, विदेश तथा राजनीतिक संबंध, यातायात, संचार, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, विदेशी व्यापार आदि आदि से संबंधित अधिकार केंद्र के पास थे। प्रांतों में द्वैत शासन हुआ। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो थे। आरक्षित विषय में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी का अधिकार था, जिसमें पुलिस, शांति व्यवस्था, न्याय, सिंचाई बना दिए जाते थे। हस्तांतरित विषय में पुलिस और स्वशासन, इसमें स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि इस पर गवर्नर और मंत्री का अधिकार रहता था। से प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई। प्रांतीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका देखिए, प्रांतीय व्यवस्थापिका। विधानमंडलों को विधान परिषद कहा गया। इस सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। मनोनीत सदस्यों में कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी होते थे। मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय, ईसाइयों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचनों का अधिकार दिया गया। उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए। गवर्नर को कुछ विशेष अधिकार थे, जैसे आरक्षित विषय पर गवर्नर किसी विधेयक को स्वयं पारित कर सकता था। किसी विधेयक पर वाद विवाद बंद करना, पुनर्विचार के लिए भेजना आदि उसके हाथ में था, विशेष अधिकार थे। नेक्स्ट है आईसीएस की परीक्षा 7 पॉइंट। आईसीएस की परीक्षा में भारत में कराने का प्रावधान किया गया। इसके लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संघ लोक सेवा आयोग। और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई। हमने पहले ही लिख लिया था, प्रांतों में द्वैत शासन। इस तरह से हमारा अधिनियम की प्रमुख धाराएं पूरी होती हैं। 1909 के अधिनियम के कुछ गुण हैं, कुछ दोष, जैसे कि कुछ गुण। मताधिकार विस्तार से भारतीयों की राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। यह मूल्यांकन करेंगे गुण और दोष के आधार पर। राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ क्योंकि मताधिकार का विस्तार हुआ। पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की मांग को स्वीकार किया और भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी में वृद्धि हुई। ये हमारे कुछ इसके गुण थे। कुछ हम दोष देखेंगे इस नियम के। इस अधिनियम में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक थे। इस अधिनियम में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक थे, जैसे केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई, हालांकि प्रांत में हुई लेकिन केंद्र में नहीं हुई। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया, क्योंकि अलग अलग सांप्रदायिक लोगों को मताधिकार दिए गए, प्रत्यक्ष चुनाव के अधिकार दिए गए। द्वैत शासन के अंतर्गत विषयों का विभाजन अतार्किक एवं अव्यवहारिक था और गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई। उपयुक्त कारणों से 1919 का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षाओं को शांत करने में असफल रहा। इस तरह से हम 1909 के अधिनियम के गुण दोष के साथ मूल्यांकन करेंगे, इसके कारण लिखेंगे और इसकी प्रमुख धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसकी प्रमुख मांगे क्या थी। सबसे पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि देखेंगे। महात्मा गांधी भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर समझ चुके थे कि जब तक भारतीय मतभेद भूलकर एकता स्थापित नहीं करते, भारतीयों को किसी भी प्रकार के अधिकार अथवा स्वतंत्रता मिलना असंभव है। गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को समाप्त करना चाहते थे। खिलाफत की समस्या ने उनको यह अवसर प्रदान किया। हिंदू मुस्लिम में जो एकता की कमी थी उसको
उसको पूरा करने के अवसर के रूप में खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक अवसर के रूप में चुना। देखते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या था। जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तुर्की का सुल्तान था जो भारत के मुसलमान इसे अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों के समक्ष यह समस्या थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें यह समस्या थी कि वह भारतीय जो मुसलमान है वह अंग्रेजों का साथ दे या जर्मनी का। चूंकि जो तुर्की था तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। क्योंकि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था अब भारतीय मुसलमानों के समक्ष संकट था कि यदि वह अंग्रेजों का साथ देते तो उन्हें खलीफा के विरुद्ध लड़ना पड़ता, यदि वह खलीफा का साथ देते तो अंग्रेजों से लड़ना पड़ता। अतः मुस्लिमों के लिए एक ओर धार्मिक निष्ठा दूसरी ओर राजनीतिक निष्ठा का प्रश्न था। इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अजमल खां आदि। इन नेताओं ने अंततः तुर्की का समर्थन किया, तुर्की जिसने कि जर्मनी का साथ दिया था। अब ब्रिटिश सरकार के सामने समस्या थी कि युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। अतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि यदि भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो युद्ध के पश्चात अंग्रेज तुर्की की अखंडता को बनाए रखेंगे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। यह उन्होंने आश्वासन दिया भारतीय मुसलमानों को ताकि वह भारतीय अंग्रेजों का साथ दे। अंग्रेजों के इस आश्वासन के बाद भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। युद्ध के बाद सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने जब इस संदर्भ में वायसराय से बात की तो उन्हें उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसी संघर्ष को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और जून 1920 में इलाहाबाद में कांग्रेस और खिलाफत नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को अस्त्र के रूप में अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। खिलाफत आंदोलन की 3 मांगे थीं। पहली थी तुर्की सुल्तान के खलीफा का पद यथावत रखा जाए। दूसरी मांग थी जजीरतुल अरब जो कि इस्लाम का धार्मिक केंद्र था मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए और तीसरा था खिलाफत द्वारा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा की जाए। इस तरह से यह 3 प्रमुख मांगे थी। यह आंदोलन 3 चरणों में चला था और फिर फरवरी 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन किया तब खिलाफत समर्थकों में बहुत निराशा हुई, उनकी आलोचना भी हुई और 1922 में तुर्की में जो खलीफा का पद था मुस्तफा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया। तब खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। इस तरह से हम यह निष्कर्ष में खिलाफत आंदोलन की समाप्ति से समाप्त करेंगे और हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि, प्रमुख नेता और खिलाफत आंदोलन की मांगे। इस तरह से हम अपने आंसर्स को पूरा करेंगे। यह अधिनियम था 1919 का, उसका मूल्यांकन किया हमने। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।